तो इतना आसान नहीं रहने वाला है, पर महागठबंधन को लीड कौन करेगा? महागठबंधन के लिए सबसे असमंजस की स्थिति ये हुई है कि महागठबंधन में अब मुकेश सहनी जी भी हैं। महागठबंधन सहनी पर भरोसा करेगी, ये बड़ी बात है ना। तो आप ये जान लीजिए, लालू यादव बहुत दूरगामी दृष्टि रखते हैं। कन्हैया कुमार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बिहार से दूर थे, उनको इस बार भी दूर रखा जाएगा। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार सियासी का एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव को मौका नहीं देगी। कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ी मजबूरी है। कांग्रेस को बिहार में लालू जी के रहमो करम पर ही चलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस नाराज हो जाती है तो क्या आरजेडी अकेले दम पर चुनाव लड़के जीत सकती है? तो अगर मुकेश सहनी अगर कोट अनकोट अगर महागठबंधन में आ रहे हैं तो किसके कोटे की सीटें कटेंगी? चुनाव में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं ऋचा और बिहार का चुनावी रण सज चुका है। हर पार्टी चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुकी है। कौन जीतेगा, बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसका जवाब मिलने में फिलहाल काफी वक्त है। अभी जो वक्त है वो है रणनीति का, जिस पर महागठबंधन का थिंक टैंक मंथन में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और उसके तमाम सहयोगी दलों में सीट के बंटवारे का क्या समीकरण होगा, ये सबसे अहम है। साथ ही ये कि प्रशांत किशोर जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चैलेंज बन सकते हैं, उस पर महागठबंधन में किस तरह की तैयारी होगी। वहीं ओवैसी भी एक बार फिर बिहार में अपनी पार्टी की 5 सीटों में कम से कम बढ़ोतरी के लिए दम जरूर लगाएंगे। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महागठबंधन की रणनीति राजनीति किस दिशा में होगी, हम अपने खास कार्यक्रम बिहार की बात में इसी पर चर्चा करेंगे। अब चर्चा शुरू करने से पहले विधानसभा चुनाव 2020 के सीट बंटवारे पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो 2020 में महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल सीटों में 144 सीट आरजेडी ने अपने पास ही रखा था। वहीं कांग्रेस को 70, सीपीआईएमएल को 19, सीपीआई को 6 और सीपीआईएम को 4 सीटें मिली थी। अब महागठबंधन के भीतर बहुत सारी पार्टियां हैं, तो बंटवारा इतना आसान नहीं रहने वाला है। बिहार के बाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है केशव। तो सबसे पहले सीट बंटवारे पर ही चर्चा करते हैं सीधा। अब बहुत सारी पार्टियां हैं महागठबंधन के भीतर, तो सीट बंटवारा तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। कहीं दिल्ली विधानसभा की तरफ बंदर बांट तो नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, दिल्ली विधानसभा और बिहार दोनों की स्थितियां अलग है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में भी जो पार्टियां थी वो एकजुट होकर ही लड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, कांग्रेस अपने दम पर लड़ रही थी। हालांकि उन्होंने एक सीट आरजेडी के लिए छोड़ी थी, और बीजेपी भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने 2 सीटें, एक जनता दल यूनाइटेड के लिए और एक सीट एलजेपीआर के लिए छोड़ी थी। बिहार की जो परिस्थितियां हैं और जो महागठबंधन का गणित है, उसे समझना भी जरूरी है। यहाँ पर महागठबंधन के लिए सबसे असमंजस की स्थिति ये हुई है कि महागठबंधन में अब मुकेश सहनी जी भी हैं। इससे पहले महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज थे पहले से ही, तो उनका एक सेट था, उनकी अंडरस्टैंडिंग सेट थी, उन सीटों का बंटवारा सब कुछ सेट था। अब जब मुकेश सहनी की एंट्री हो रही है महागठबंधन में, तो सवाल ये उठता है कि किसके कोटे से सीट निकालकर मुकेश सहनी को दी जाएंगी। मेरा सवाल होगा, मुकेश सहनी पर कितनी विश्वसनीयता है, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है फिर महागठबंधन के लिए। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से यह एक मुद्दा है। पिछली बार जो मुकेश सहनी ने किया था, सीट बंटवारे की बात तय हो गई थी। आखिरी मीटिंग थी कि इनको इस सीट पे लड़ना है, उनको इस सीट पे लड़ना है, और महागठबंधन की मीटिंग को बीच में छोड़कर वो चले आए थे और अचानक एनडीए में आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बदली है, एनडीए में रहते हुए मुकेश सहनी ने जो कुछ गंवाया है, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में आकर फिर से वो कुछ हासिल कर सकते हैं। तो महागठबंधन सहनी पर भरोसा करेगी, ये बड़ी बात है ना। नहीं, महागठबंधन के पास और ऑप्शन क्या है? मजबूर है महागठबंधन। महागठबंधन के पास ऑप्शन नहीं है। अगर सहनी पर भरोसा नहीं करते तो उनके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं घूम रहे होते। पिछली बार भी आपने देखा था, यही सावन का महीना था और काफी आलोचना भी हुई थी। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए बहुत अच्छी उनकी तस्वीर आई थी।
हालांकि मैं किसी के आहार विहार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये तो ये वायरल किसी का खबर व्यक्तिगत थी, मामला है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, उनमें जिस तरह की गलवहियां हैं, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, और जो मुकेश सहनी का अभी तक स्टैंस रहा है, खासकर बिहार में होने वाले इस विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, तो मुझे यह नहीं लगता है कि मुकेश सहनी फिलहाल कहीं जा रहे हैं। उनको महागठबंधन में सुनियोजित करना महागठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब मुकेश सहनी 5-7 सीटों पर लड़ने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मुकेश सहनी बड़ा की उम्मीद, पाला। जी बिल्कुल रिचा, तो मुकेश सहनी की उम्मीदें इस बार इतनी बढ़ी है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें 30 सीटें चाहिए। बिल्कुल। आरजेडी को एक चीज जरूर कचोट रहा होगा पिछले 5 सालों से, वो ये कि अगर पिछली बार उन्होंने गठबंधन के साथियों को कुछ कम सीटें दी होती, जो स्ट्राइक रेट, हाँ लेफ्ट पार्टीज का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था पिछली बार, बिल्कुल। जो स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा था, उनके अन्य गठबंधन सहयोगियों का और स्पेशली कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी अगर उसी तरह का होता, तो आज की तारीख में महागठबंधन की सरकार होती बिहार में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और जब जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में खुद को देखते होंगे, या लालू परिवार तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के रूप में देखता होगा, या आरजेडी के कैडर विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी को जब जब पिछले 5 सालों से देखते होंगे, तब उन्हें एक बात का ख्याल जरूर आता होगा कि काश राष्ट्रीय जनता दल ने खुद के लिए कुछ और सीटें रखी होती, ज्यादा सीटों पर लड़े होते, फैसला उनके पक्ष में जा सकता था, सरकार महागठबंधन की बन सकती थी। इन तमाम समीकरण में मुकेश सहनी को एक बार और फिट करना महागठबंधन के लिए मेरे ख्याल से चुनौती तो है। चुनौती है, पर अब सबसे बड़ा एक ये भी प्रश्न है, वैसे तो अटकलें बहुत सारी आती हैं, खबरें बहुत सारी आती हैं, पर महागठबंधन को लीड कौन करेगा? आपको क्या लगता है? अब हम तो फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं। नहीं, इसमें तो कोई मतलब कोई दूसरा फेस है क्या? महागठबंधन के तो अविवादित नेता तेजस्वी यादव हैं। हाँ, कोई और लीड करेगा यह उसी शर्त पर हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाए, जैसा कि 2 साल पहले तक था, इंडिया अलायंस में वो थे, और उससे पहले 2015 में भी महागठबंधन में नीतीश कुमार थे। दरअसल ये महागठबंधन शब्द का इजाद भी नीतीश कुमार ने ही किया है, महागठबंधन शब्द नीतीश कुमार का दिया गया है। तो अगर नीतीश कुमार रहते हैं महागठबंधन में, तो एक बात फिर उभर के आएगी कि इसका नेता कौन होगा महागठबंधन का, क्या तेजस्वी होंगे या नीतीश कुमार होंगे? और वहाँ तो अब तेज प्रताप भी नहीं है, तो ले देकर तेजस्वी ही हैं। महागठबंधन के सर्व स्वीकार्य चेहरे अभी वही हैं। पर इसमें 2 बात और है जो आपका असमंजस है, मैं उसको और स्पष्ट करता हूं। अगर आपका इशारा पप्पू यादव बिल्कुल या बिल्कुल कन्हैया कुमार की तरफ है, तो आप ये जान लीजिए लालू यादव बहुत दूरगामी दृष्टि रखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी सूरत पर अभी तक उन्होंने पप्पू यादव की और कन्हैया कुमार की बिहार में पॉलिटिकल एंटरिंग नहीं होने दी है। क्लियर अपीयरेंस तो नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर हैं कि तेजस्वी के लिए कोई उन्हें चुनौती नहीं चाहिए। तेजस्वी एक युवा नेता हैं, उनका लंबा राजनीतिक कैरियर है। लालू यादव और राजद के जो भी अभिभावक हैं, वो नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी के लिए किसी भी समय पर कोई भी विकल्प, मतलब वैकल्पिक चेहरा तैयार हो सके, वो नहीं कभी चाहेंगे। तो ये नहीं रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता रहेंगे, महागठबंधन के चेहरा रहेंगे। कन्हैया कुमार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बिहार से दूर थे, उनको इस बार भी दूर रखा जाएगा। पप्पू यादव को, जो कि कांग्रेस के प्रति सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, उन्हें भी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की राजनीति से लगभग दूर ही रखा जाएगा, ताकि तेजस्वी के इर्द गिर्द और कोई चेहरा ना हो। तो पप्पू यादव जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ अपने आप को कांग्रेस का सिपाही घोषित कर दिया था, अभी हाल ही में खबरें आई थी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार सियासी का एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव को मौका नहीं देगी? कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ी मजबूरी है। कांग्रेस को बिहार में लालू जी के रहमो करम पर ही चलना पड़ेगा, उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर पप्पू यादव को वो आगे करते हैं और उस शर्त पर लालू जी उन्हें गठबंधन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या होगा? क्या कांग्रेस आज की तारीख में बिहार में ऐसी स्थिति में है
कि अकेले दम पर चुनाव लड़ सके? मेरे ख्याल से नहीं है। पर ये तो आरजेडी भी इस स्थिति में नहीं है ना कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़े। महागठबंधन के अलावा अगर बात की जाए तो क्या आरजेडी इतनी मजबूत स्थिति में, अगर कांग्रेस नाराज हो जाती है तो क्या आरजेडी अकेले दम पर चुनाव लड़के जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि गठबंधन से क्या होता है, गठबंधन क्यों बनाया जाता है। गठबंधन सिर्फ राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए नहीं होता है, सिर्फ सत्ता का समीकरण विधानसभा में सीटों की संख्या के लिए नहीं होता है। गठबंधन में लोग क्यों सहज होते हैं? क्योंकि गठबंधन में वोट ट्रांसफर होता है। आपको लगता है आज की तारीख में कांग्रेस के पास बिहार में कोई वोट बैंक बचा हुआ है जिसको वो अपने गठबंधन के सहयोगी आरजेडी को ट्रांसफर कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और अगर पिछले चुनावों के इतिहास को आप देखें, राइट फ्रॉम द ईयर 2000, कांग्रेस की कोई ऐसी बड़ी जीत नहीं रही है अकेले दम पर। बिल्कुल। वो लालू यादव की पार्टी, लालू जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके पीछे ही चलते रहे हैं। बिल्कुल। पिछले चुनाव में देखें तो कांग्रेस ने क्या किया था? 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 70 सीटों पर चुनाव लड़के और वो जीते कितने थे? 19 सीटें जीते थे। उनका स्ट्राइक रेट क्या हो जाता है? आधे से भी कम नहीं, आधा कहाँ, वो तो करीब आप कह सकते हैं कि 30% से भी कम उनका स्ट्राइक रेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो एक तरह से जो अलायंस होता है उस पर लायबिलिटी हो जाती है कांग्रेस। लेकिन केशव, एक मिनट, ये मजबूरी कांग्रेस की है कि उनको आरजेडी के साथ रहना है, लालू जी के साथ रहना है। लेकिन 140 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी। मेरा 144, मुझे जहां तक याद है 140-44 के आसपास, ठीक है, 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी। और उनमें से उनकी जीत का प्रतिशत क्या रहा था? उनके द्वारा जीते गई सीटों की संख्या कितनी थी? वो करीब 84 सीटें जीतते हैं। तो उनका स्ट्राइक रेट जो है काफी बेहतर है। और ये सारी सीटें तेजस्वी यादव ने अपने बदौलत जीती है। याद कीजिए कि उस चुनाव में लालू जी भी जेल के अंदर बंद थे और पूरी कैंपेन का भार उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा था। तो आरजेडी ने वो शोकेस किया है कि वो अपने दम पर सीटें निकाल सकते हैं, अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। और मैं एकदम विश्वास के साथ कहता हूं, जो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई, 70 में से अगर 20-25 सीटें और आरजेडी ने खुद लड़ा होता तो बहुत ज्यादा संभव है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बहुत ही करीब होते। तो इस पर मेरा कांग्रेस से ही जुड़ा सवाल आएगा। तो आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस 70 सीटों पे मानेगी या आरजेडी, क्योंकि बड़ा चेहरा हो रही है महागठबंधन की, तो उससे कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? या क्योंकि अभी बीते दिनों खबरें आई थी कि सीट बंटवारे पर असहमति बनी, मीटिंग हुई थी, सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस की मांग ज्यादा सीटों की थी। यानी 70 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस चाहती है। हम लोग आज बात ही इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों ऐसी खबरें आई कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद चल रहा है और आपसी समझबूझ बनाने की कोशिश चल रही है। और क्या है आखिर ये कोशिश और किसको कितनी सीटें मिल सकती है? अब इसको देखिए, आरजेडी पिछली बार 144 सीट पे लड़ती है और उसमें से 80 के आसपास जीतती है। बाद में जो एमआईएम के 4 विधायक रहते हैं उनको भी अपने में मिला लेती, 5 में से 4 को अपने में मिला लेती है। इस तरह से उनकी संख्या बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता है अगर आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रही है तो इस बार 144-140 से कुछ कम सीटों पर लड़ेगी। मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। महागठबंधन में और कौन है? वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, हाँ, माले। हाँ, देखिए उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा है। माले ने लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से सीटें जीती है। 4 सीटों पर लड़े थे, चारों वो जीत गए हैं। क्या माले अपनी चारों जीती हुई सीटें, उन सीटों में से कोई एक भी छोड़ने को राजी होगा? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं होगा। और इनफैक्ट माले के पास अपना वोट बैंक है, कुछ प्रतिशत वोट ही सही, लेकिन कुछ समर्पित वोटर्स हैं लेफ्ट पार्टीज के। चाहे लेफ्ट पार्टी जीते ना जीते, वो वोट उन्हीं को देते हैं। तो वहां पर भी बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। यहां तक कि जो दीपांकर मुखर्जी, उन्होंने कहा है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज किया है, तो इस बार उनके सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। सीपीएम की भी अपनी डिमांड है, जितनी सीटें वो लड़ रहे थे उतनी सीटें तो लड़ेंगे ही, उसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। बढ़ सकती है सीपीआई की, हाँ, सीपीआई को पिछली बार भी कम ही सीटें मिली थी, इस बार भी हो सकता है उनकी एक आध सीटें कम या ज्यादा हो जाए, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है।
अब फिर से मैं बात दोहरा रहा हूं, अगर मुकेश सहनी अगर कोट अनकोट अगर महागठबंधन में आ रहे हैं तो किसके कोटे की सीटें कटेंगी? ऑब्वियसली ये कांग्रेस के की सीटों पर मुकेश सहनी को लड़ाया जाएगा। तो ये कांग्रेस के कोटे से सीटें मुकेश सहनी को दी जाएंगी, क्योंकि 70 सीट पर आप 70 सीटें लड़कर आप 19 सीटें जीतते हैं। कहीं से आप ये न्याय नहीं कर रहे हैं ना, आपको दी गई जो सीटें हैं उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के पूरे समीकरण को आप बिगाड़ दे रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस को 70 सीटें भी मिलेंगी। हालांकि कांग्रेस, आपने सही कहा है, सही फरमाया है कि कांग्रेस की भी डिमांड है कि उनको ज्यादा सीटें मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। और एक बहुत ही रिमार्केबल बात बताता हूं, गुप्त सूचना के आधार पर, मैं अपने स्रोत का उल्लेख यहां नहीं कर सकता हूं, कांग्रेस के कुछ लीडर्स से मेरी बातचीत हो रही थी, हमारे कुछ सहयोगी साथ थे उसमें, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि अगर कुछ कम सीटें भी मिलती है तब भी हम लड़ेंगे तो महागठबंधन के साथ ही। तो इससे समझ में आ जाता है कि मुकेश सहनी की जो 30 सीटों की डिमांड है, हो सकता है 30 ना मिले, 20 मिले, 25 मिले, लेकिन वो सीटें मेरे ख्याल से कांग्रेस के कोटे से ही जाएंगी। बिल्कुल। अब महागठबंधन में एक और व्यक्ति है जिसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं, ओवैसी। ओवैसी महागठबंधन में नहीं है अभी तक, लेकिन उन बीते दिनों जो चिट्ठी की खबरें आई, आपको क्या लगता है महागठबंधन उनको लेना नहीं चाहेगी? उस पर हमने एक एपिसोड किया था बिहार की बात का। समीकरण की बात हो रही है, सीट समीकरण की बात हो रही है, वही चीज हो जाती है। देखिए, महागठबंधन में या किसी भी गठबंधन में जो भी उसके सहयोगी दल होते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर राष्ट्रीय जनता दल को देखें तो उनके साथ MY समीकरण है, मुस्लिम और यादवों का बड़ा वोट वर्ग है। मुकेश सहनी की बात करते हैं तो उनके पास जो निषाद समुदाय है उनका वोट है, वो अपने वोट वर्ग को, वोटर्स को जोड़ सकते हैं महागठबंधन के साथ। अगर वामपंथी पार्टियों की बात करें तो उनके भी अपने समर्पित वोटर्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। बिल्कुल। अगर ओवैसी की बात करें तो महागठबंधन में ओवैसी क्या लेके आएंगे? ओवैसी जी किस वोटर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं? आप कहेंगे अल्पसंख्यकों में उनकी अच्छी पकड़ है, अल्पसंख्यक उनको पसंद करते हैं। तो बिहार के सूरत में अल्पसंख्यक वोट तो पहले से ही महागठबंधन के पास है, तो नया कुछ नहीं ला रहे हैं। इसीलिए आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, महागठबंधन ने, बल्कि आरजेडी ने उनकी चिट्ठी का जवाब भी दे दिया था, उसको खारिज कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी को महागठबंधन में एंट्री मिलने जा रही है। ओवैसी जी की पार्टी को इस बार तो मुझे नहीं लग रहा है कि महागठबंधन में एंट्री मिलेगी। और दरअसल मैं फिर से दोहराता हूं, उस एपिसोड में भी मैंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो ये नहीं है कि महागठबंधन में उनको आना है, दरअसल उनको महागठबंधन को एक्सपोज करना है। क्योंकि अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तब भी, नहीं जाते हैं तब भी, दोनों ही सूरत में नुकसान तो वो महागठबंधन को ही पहुंचाएंगे। इसीलिए ओवैसी की जगह महागठबंधन में नहीं हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन में जाकर वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल, रिवर्स पोलराइजेशन होगा। और लालू जी वहां पर हैं, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब लोग अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। उनको पता है कि इनके आने से गेन कम है, लॉस ज्यादा है, नो एंट्री है उनके लिए। और आपने भी कहा है कि वो चुनाव में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी एक आध सीटों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में आम आदमी पार्टी कैन बी अ फैक्टर। कोई फैक्टर नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर 2-4 सीटों पर लड़ भी जाती है तो किसी भी गठबंधन का खेल बिगाड़ने की हैसियत में नहीं रहेगी। हाँ, एक थर्ड फोर्स है जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, वो थर्ड फ्रंट हो सकती है। तो मेरा अगला सवाल इस पर ही आने वाला था, अगर 2-4 सीटों से इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है और 2-4 सीटों से महागठबंधन पीछे छूटती है एनडीए से, तो उस केस में क्या हो सकता है? क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है? नहीं ऋचा, जो आप कह रही हैं कि महागठबंधन 2-4 सीटों से एनडीए से पीछे छूटता है, इसका मतलब एनडीए आगे है। अगर इसका मतलब, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली अगर एनडीए आगे है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में है। हाँ, अगर मैं आपके सवाल को इस तरह से समझूं कि एनडीए
और महागठबंधन, दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलता है। हाँ, और दो चार सीटों से महागठबंधन अगर को वो 2-4 पीछे- सीटों की जरूरत है, एनडीए को काफी सीटों की जरूरत है, और महागठबंधन को केवल 2-4 सीटों की जरूरत है। तो ये समर्थन तो कोई भी दे देगा। 2-4 निर्दलीय होंगे, वो भी दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के अगर कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर वो भी महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। प्रशांत किशोर के अगर 2-4 उम्मीदवार जीतते हैं तो वो भी मेरा महागठबंधन को मुद्दा दे सकते इनसे हैं। ही था, प्रशांत किशोर से ही था, क्योंकि बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। कई बार खुलेआम कई मंचों पर कहा है कि वो कभी भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। प्रत्यक्ष रूप से नाम भले न लिया हो कि महागठबंधन या एनडीए, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। पर उस केस में क्या वो जा सकते हैं? राजनीति में जो कहा जाता है और जो किया जाता है, इसके बीच में कई युगों का डिफरेंस होता है। तो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो बोलने की बात है। चुनाव नतीजों के बाद देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। पहले तो उन्हें कुछ सीटें आनी चाहिए, उसके बाद तय होगा कि वो महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एनडीए में आएंगे या नहीं आएंगे। अमूमन यही होता है कि जो गठबंधन या जो पार्टी सरकार बनाने के एकदम करीब है तो लोग उसके साथ आते हैं। उसके कई सारे कारण हैं। हाँ, अब इसमें यह है कि अगर एनडीए सरकार बनाने के उतनी ही करीब रही जितनी महागठबंधन, तो मुझे लगता है जिस तरह का मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी के पास है, मुझे नहीं लगता है कि उनको 2-4 एमएलएज का जुगाड़ करने में कोई कठिनाई होगी। वो आराम से इस संख्या को क्रैक कर सकते हैं। मतलब वही खेला जो हर राज्य में होता है और पार्टियां घबराती हैं। बिल्कुल, कि- बिल्कुल। ऑपरेशन लोटस। लोटस कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसमें बिहार और महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं कर्नाटक, कोई प्रदेश की सीमा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये अभी हम वो बात कर रहे हैं जिसके, महागठबंधन हाँ समीकरण। नहीं, अभी हम वो बात कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है, जिसके होने के आसार भी कम है। मुझे लगता है कि चाहे महागठबंधन को मिले या एनडीए को मिले, किसी न किसी को मैंडेट तो रहेगा। मैंडेट तो किसी को होगा, लेकिन किसको होगा ये तो चुनाव आने में अभी वक्त है। चुनाव का रिजल्ट आने पर पता चलेगा। बहरहाल कुछ दिनों में चीज़ें सामने आने लगती हैं, जब ग्राउंड से खबरें हमारे पास निकल कर आने लगेंगी और हम पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपको हमारा आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, इस पर आप अपनी भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बिहार चुनाव में अपनी बढ़त बनाएगी? महागठबंधन आगे निकलेगी या सत्तारूढ़ एनडीए फिर से एक बार सत्ता में वापसी करेगी? और ऐसी और खबरों के लिए आप बिहार की बात की हमारे एपिसोड को ज़रूर देखें और वन इंडिया पर बने रहे हमारे साथ। मैं रिचा यहीं पर लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.